हेलो बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं ऑडिट में। लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि कोई भी कंपनी का ऑडिट यानी कोई भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन कराना कंपलसरी होता है और वो एग्जामिनेशन शेयर होल्डर्स करवाते हैं बाय अ थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन जिसको हम कहते हैं ऑडिटर। और ये ऑडिटर ये वो पर्सन है जो एग्जामिनेशन करता है। एग्जामिनेशन के प्रोसेस को हम ऑडिटिंग कहते हैं और जो पर्सन इस एग्जामिनेशन को करता है उसको ऑडिटर कहते हैं। और ये ऑडिटर जो फाइनेंशियल बुक्स को ऑडिट करने आ रहा है मस्ट बी अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। देयरफॉर उन्होंने क्वालिफिकेशन में कहा ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी उनकी एक्सपर्टीज दिखाती है फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उनकी इंडिपेंडेंसी दिखाता है कि भैया वो पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी कंपनी या किसी भी शेयर होल्डर या किसी भी डायरेक्टर से कनेक्टेड नहीं है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है सो दैट जब ये फाइनेंशियल अकाउंट्स को एग्जामिन करने आएगा तो एग्जामिनेशन के दौरान किसी भी गलती के पाए जाने पे इसका डिसीजन इन्फ्लुएंस ना हो, यानी इसके फैसलों पे कोई प्रभाव ना पड़े किसी भी कंपनी के ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर का। इसके चलते सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ने कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस दी थी जो हमने लास्ट क्लास में की थी कि वो ना तो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, ना पार्टनर या रिलेटिव ऑफ द ऑफिसर ऑफ द डायरेक्टर या ऑफिसर डायरेक्टर नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन। तो वो सारी डिस्क्वालिफिकेशन 141 सबसेक्शन 3 के अंदर जो दी थी उनमें ये कवर कहीं भी नहीं होना चाहिए। एंड सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 कहता है कि सर वो सीए विद सीओपी होना चाहिए। ही कैन बी एन इंडिविजुअल और अ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं कि ये जो सीए विद सीओपी लेके आया है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और जो किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन में कवर नहीं हो रहा उसको कंपनी एज एन ऑडिटर कैसे अपॉइंट करेगी। यानी आज की हेडिंग है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब ये स्टैट्यूटरी क्या होता है? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लिटरली बेटा एनीथिंग विच इज कंपल्सरी अंडर लॉ। कोई भी चीज जो लॉ के अंडर कंपलसरी है उसको स्टैट्यूटरी कहते हैं। स्टैट्यूट मतलब होता है लॉ और स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी अंडर लॉ। अब बेसिकली कंपनी के अंदर जहां पे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं उन फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ट्रांजैक्शंस लिख के बताई हैं और उसको दिखा रहा है शेयर होल्डर्स को जिन्होंने पैसा लगाया था। शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, उसकी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स ने की, डायरेक्टर्स ने उन पैसों को खर्च किया और कहां कहां उन्होंने खर्च किया उसको फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके दिखा दिया। और शेयर होल्डर्स को कहा कि आपको चेक करना है कि हमने किताबों में सब कुछ सही लिखा है या नहीं, तो आप एक थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन को चुन के ले आइए और उससे कह दीजिए कि इन किताबों को चेक कर दें। और जो थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन चुन के लाया जाएगा वो इन किताबों को जो चेक करेगा, इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस को हम ऑडिट कहेंगे और जो इसको ऑडिट करेगा उस पर्सन को हम ऑडिटर का स्टेटस दे देंगे। अब सवाल ये उठता है ये ऑडिटर जिसको शेयर होल्डर चुन के ला रहे हैं जनरली इस ऑडिटर को चुनना कंपनीज एक्ट के अंदर कंपलसरी है। कौन से एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ के अंदर उसको अपॉइंट करना कंपलसरी है। देयरफॉर इस फाइनेंशियल ऑडिटर को जो फाइनेंशियल बुक्स को ऑडिट करेगा इस फाइनेंशियल ऑडिटर को अब से हम टेक्निकली नाम देंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वो ऑडिटर जिसको कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए कंपल्सरीली अंडर कंपनीज एक्ट अपॉइंट करके लेके आएंगे उस पर्सन को आज से हम नाम देंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर। या इसको फाइनेंशियल ऑडिटर भी कहते हैं या कंपनी ऑडिटर भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, हम धीरे धीरे देखेंगे। बट ये जो ऑडिटर कंपलसरी है अंडर कंपनीज एक्ट इस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अब सवाल उठता है कौन कौन अपॉइंट करेगा। उसके लिए सेक्शन 139 बना अगेन ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमें बताएगा कि कौन कौन से पर्सन कैसे कैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली इस चार्ट को हम 3 कैटेगरी में बांटने जा रहे हैं।
सेक्शन 139 को बेटा मैं 3 कैटेगरी में आपसे डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगी, आपको पॉइंट समझने होंगे। यानी कोई भी कंपनी का स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिटर, बार बार दिमाग में बात रखिएगा, आगे और भी बहुत सारे ऑडिट आएंगे लाइक कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, अभी हम उन सब की बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल ऑडिटर की, जिसको कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करना कंपलसरी है। तो इस स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिटर को कौन कौन अपॉइंट करेगा, कब कब करेगा, कैसे कैसे करेगा, इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस आए। हमने ब्रॉडली इन प्रोविजंस को 3 सेगमेंट में बांट दिया। आज से पहला हम कहेंगे फर्स्ट ऑडिटर, दूसरा हम कहेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर और तीसरा हम कहेंगे कैजुअल वैकेंसी। इन तीनों प्रोविजंस को सेक्शन 139 डील करेगा। सेक्शन 139 के अलग अलग सब सेक्शंस होंगे जिनको हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर बीइंग द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट नाम से क्या लगता है आपको? फर्स्ट का मतलब है भाई साहब, जब कंपनी बनी, कंपनी बनते ही पहला ऑडिटर कौन चुनेगा और कैसे चुनेगा? सर आप लोगों ने लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है, आपने 11th-12th में बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा था कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन अपने आप से कभी भी जनरेट नहीं होती। उसका एक प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर को अभी हम देखेंगे थोड़े टाइम में। उस प्रोसीजर के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी कंपनी जब फॉर्म होती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही एग्जिस्टेंस में आती है, तो एग्जिस्टेंस में आते ही वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, उसका अपना एक अस्तित्व हो जाता है। और फिर उस कंपनी के अंदर जब आप पहला ऑडिटर चुन के लेके आते हो तो उस ऑडिटर को हम नाम देते हैं फर्स्ट ऑडिटर का। हाउएवर पहला ऑडिटर चुन लिया, अब हम मान के चलते हैं कंपनी एक गोइंग कंसर्न है, यानी वंस कंपनी इज फॉर्म्ड अब वो चलती रहेगी, उसकी लाइफ कंटिन्यूटी में रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, यानी उसके अंदर कोई भी शेयर होल्डर आए या जाए, कोई भी डायरेक्टर आए या जाए, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो गोइंग कंसर्न पैटर्न पे हमेशा चलती रहेगी अनलेस अदरवाइज उसको बंद करने की नौबत ना आए। तो जनरली हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि कंपनी हमेशा चलती रहेगी गोइंग कंसर्न में। तो अब चलती हुई कंपनी के अंदर पहले ऑडिटर को छोड़ के अब हर साल जो भी नए ऑडिटर को हम चुन के लेके आएंगे उसको हम नाम देंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आगे चल के, यानी फर्स्ट ऑडिटर के अलावा कंपनी के लाइफ टाइम में आप किसी भी और दूसरे बंदे को एज एन ऑडिटर लेके आओगे या उसी बंदे को दोबारा एज एन ऑडिटर रीअपॉइंट करोगे तो उस ऑडिटर को हम नाम देंगे सब्सिक्वेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर। यानी पहले ऑडिटर की ट्रीटमेंट अलग रहेगी, आगे चल के नेक्स्ट ईयर से ऑडिटर को अपॉइंट करने की ट्रीटमेंट अलग रहेगी। एंड देन थर्ड स्टेज में हम पढ़ेंगे कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? अभी के लिए इतना मान लीजिएगा कि नॉर्मली एक ऑडिटर का एक टेन्योर होगा, एक टाइम लिमिट होगी। मान लीजिए एक टेन्योर है, एक टाइम लिमिट है 5 साल की। अब एक ऑडिटर आया, वो 5 साल के लिए कंपनी का ऑडिटर रहने वाला है, लेकिन इसी बीच में उस ऑडिटर को अपनी जगह खाली करनी पड़ी। वो जगह खाली किसी भी कारण से हो सकती है। मान लीजिए ऑडिटर नहीं रहा, उनकी डेथ हो गई, या ऑडिटर काम नहीं करना चाहता, वो कंपनी से रिजाइन करना चाहता है, या ऑडिटर ढंग से काम नहीं कर रहा, खुद कंपनी के शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर को हटा दिया है। तो ड्यू टू एनी रीजन, आइदर डेथ और रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ये टेन्योर खत्म होने से पहले जो जगह खाली हो गई, इस खाली जगह को हम नाम देंगे कैजुअल वैकेंसी। यानी जो टेन्योर फिक्स किया गया था ऑडिटर का, अगर उस टेन्योर के खत्म होने से पहले पहले ही ऑडिटर की जगह खाली हो गई ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो रीजन ऑडिटर के बिहाफ पे था या कंपनी के बिहाफ पे, वो जो जगह खाली हुई वो कैजुअल वैकेंसी है। फिर हम देखेंगे इस कैजुअल वैकेंसी को हम कैसे फिलअप करें। ठीक है, तो आइए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन ऑडिटर को कौन चुनेगा, कैसे चुनेगा, उससे पहले हम जरा एक कंपनी का ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि कंपनी के अंदर होता क्या क्या है किसी ऑडिटर को चुनने से पहले। आइए देखिएगा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। चलिए बेटा,
इससे पहले हम ऑडिट समझे, एक छोटा सा हम ब्रीफिंग ले लेते हैं कि कंपनी कैसे बनती है, तो आपको ऑडिट याद करने में आसानी रहेगी। अब एक कंपनी हमें बनानी है, तो कंपनी कौन बनाता है, कैसे बनाता है? सर सबसे पहले कुछ लोग होते हैं, 2, 3 लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, खाली रफ आइडिया दूंगी, बाकी डिटेलिंग आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे। कुछ लोग होते हैं, इकट्ठा होते हैं, जिनके माइंड में आइडिया आता है एक कंपनी बनाने का। तो जो लोग इकट्ठे होते हैं, जिनके माइंड में आइडिया है कंपनी बनाने का, उनको आपसे हम नाम देंगे प्रमोटर्स। क्या बुलाते हैं उन्हें? प्रमोटर्स। इन्होंने प्रमोशन किए कंपनी बनाने की। ये प्रमोटर्स के पास आइडिया होता है कि इन्हें कंपनी एस्टैब्लिश करनी है। तो कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए कंपनीज एक्ट में जो जो फॉर्मेलिटीज है वो ये लोग पूरी करते हैं। लाइक कंपनीज एक्ट कहता है कि इन लोगों को पहले बताना होगा, ड्राफ्ट करके बताना होगा कि कंपनी क्या क्या काम करेगी, कितना पैसा आप लोग लगाओगे, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे, कैपिटल क्लॉज क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके लिए वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, लाइक एमओए आपने पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक डॉक्यूमेंट होता है। एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चरिंग बताई जाती है कि कंपनी में कितने लोग होंगे, कौन कौन से डिसीजन डायरेक्टर्स करेंगे, कौन से शेयर होल्डर्स करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा वो कुछ रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देते हैं और छुटपुट और फॉर्मेलिटीज होती है, वो भर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास पहुंचाया जाता है। आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये एक सरकारी ऑफिस है जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन और कंपनी के बाकी कंप्लायंसेस को देखता है। यानी आरओसी की जिम्मेदारी होती है हर कंपनी को फॉर्म करने की, और कोई भी कंपनी जो बन गई वो कंपनीज एक्ट के बाकी प्रोविजंस को फॉलो कर रही है या नहीं, ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरओसी की होती है। अब आरओसी के पास जब सारे डॉक्यूमेंटेशंस पहुंच जाते हैं तो आरओसी उनको चेक करता है, और जब सेटिस्फाई हो जाता है तो आरओसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन दे देता है। और कंपनी की रजिस्ट्रेशन परमिशन मिलते ही एक सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का लिटरल मीनिंग होता है रजिस्ट्रेशन। तो आफ्टर सेटिस्फैक्शन आरओसी शेल इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू प्रमोटर, एंड द मोमेंट आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया, वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, उस कंपनी की एग्जिस्टेंस आ जाती है, यानी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, कंपनी का अपना एक अस्तित्व हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का लिटरल मीनिंग है रजिस्ट्रेशन। तो प्रमोटर ने पहले फॉर्मेलिटीज पूरी की आरओसी के पास, आरओसी सेटिस्फाई होकर कंपनी को रजिस्टर करता है ऑन इश्यूइंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद कुछ लोग काम शुरू कर देते हैं। यानी अगर कंपनी है तो कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी के मोड में काम कर रही है या पब्लिक के में। अब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का डिफरेंसेस तो बहुत डिटेल में कंपनीज एक्ट में आप पढ़ेंगे, बट रफली इन दोनों के बीच में फर्क होता है। प्राइवेट कंपनी जो होती है वहां पे प्राइवेटली कुछ फैमिली फ्रेंड्स मिलके पैसा लगाते हैं और अपने ही पैसे को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। Whereas when it comes to public company, तो पब्लिक कंपनी का मतलब होता है प्रमोटर्स आते हैं एक आइडिया के साथ, और वो आइडिया इतना बड़ा होता है जिसमें ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। तो प्रमोटर के पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं होता है, कुछ पैसा तो प्रमोटर भी लगाते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा चाहिए तो प्रमोटर आम जनता से पब्लिक में जाके वो पैसा मांगते हैं थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसके लिए स्टॉक एक्सचेंजेस बने हैं, उनके द्वारा पब्लिक को ऑफर दिया जाता है, पब्लिक को बोला जाता है कि आइए हमारे आइडिया को समझिए, अगर हमारा आइडिया आपको अच्छा लगता है तो हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए, उस पैसे से हम बिजनेस को बढ़ाएंगे और प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको भी देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो पब्लिक कंपनी में आम जनता का पैसा इन्वॉल्व होता है, वेयरएज प्राइवेट कंपनी में आम जनता का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। प्राइवेट में अपने ही फैमिली फ्रेंड्स मिलके काम करते हैं। अब प्राइवेट कंपनी क्योंकि अपने आप ही काम कर रही है, यानी प्राइवेट कंपनी में जिसने पैसा लगाया है वो ही उसे मैनेज कर रहा है, देयरफॉर प्राइवेट कंपनी इमीडिएटली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही अपना काम शुरू कर देती है, अपना बिजनेस शुरू कर देती है। हाउएवर पब्लिक कंपनी अभी अपना काम शुरू नहीं करती, बिकॉज आरओसी कहता है कि पहले आप प्रूव करके दिखाइए आप पब्लिक कंपनी बनने के लायक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में एक कंपनी आई बायजूस, जो बात कर रही है ऑनलाइन लर्निंग की। वो कह रही है स्कूल में जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम ऑनलाइन आपके घर पे आपके मोबाइल फोन के अंदर उनकी क्लासेस देंगे विद प्रॉपर डिटेलिंग्स। तो अब बायजूस कहता है कि भैया इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हमें बहुत पैसा चाहिए, और वो आम पब्लिक को कहता है कि मुझे पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करो अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगता है। तो आरओसी कहती है कि पहले आप हमें प्रूव करके दिखाओ आप पब्लिक
कंपनी बनने लायक हो या नहीं। तो पब्लिक कंपनी बनने के लिए पहले आप पब्लिक के बीच में जाओ और पब्लिक के बीच में जाके ऑफर निकालो, जिसको हम नाम देते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियली आप पब्लिक को ऑफर करते हैं कि आइए हमारे आइडिया में इन्वेस्ट कीजिए। अब पब्लिक आपका आइडिया सुन के आएगी या नहीं आएगी? अगर नहीं आई तो भाई साहब आपका ऑफर तो फेल हो गया। उस प्रोसेस को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आईपीओ फेल हो जाता है और आईपीओ अगर फेल हो गया तो अब जो कंपनी जिसको आप पब्लिक बनाना चाह रहे थे वो पब्लिक तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि आम जनता आपको पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं है। देयरफॉर आप मजबूरन अपने आप को एज अ प्राइवेट कंपनी एनरोल करके काम कर सकते हैं। हाउएवर, अगर आपने पब्लिक से पैसा मांगा और पब्लिक वो पैसा देने को तैयार है, उन्हें आपके आइडिया पे इंटरेस्ट आया, अच्छा लगा आइडिया, तो वो आपको पैसा देती है। पैसा आपने मांगा मान लीजिए 100 करोड़, वो आपको 100 करोड़ का कम से कम 90% देने को तैयार है, यानी 90 करोड़ देने को तैयार है। तो लॉ मेकर कहता है कि सर जितना भी ऑफर निकाला, अगर उसका 90% मिनिमम सब्सक्राइब हो जाता है, सब्सक्राइब मतलब होता है लोगों द्वारा पैसा देने की गारंटी देना, सब्सक्रिप्शन इसको हम कहते हैं। लोग अभी पूरा पैसा देंगे नहीं, लोग सब्सक्राइब कर देंगे बाय पेइंग अ लिटिल अमाउंट। आपको अलॉटमेंट के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया जाएगा। थोड़ा पैसा देके आपको गारंटी दे देंगे कि हाँ भैया आप जितना पर शेयर हमसे मांग रहे हो, हम जरूरत पड़ने पे आपको उतना देते रहेंगे। यानी मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, उन्होंने आपको 10 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए और कह दिया कि बाकी 90 रुपए हम आपको दे देंगे। इतने की सब्सक्रिप्शन हो गई। कितने की सब्सक्रिप्शन? जितना आपने मांगा था, जितने का ऑफर निकाला था, अगर उसकी 90% की सब्सक्रिप्शन हो गई, देने का वादा हो गया, भले ही उन्होंने उसमें से अभी खाली 10 रुपए दिया हो, लेकिन 90% आपको देने का वादा कर दिया। 100 करोड़ में से 90 करोड़ पब्लिक ने देने का वादा कर दिया। अब वो 90 करोड़ चाहे 90 करोड़ लोग दे 1-1 रुपए के फॉर्म में, या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके आपको वो पैसा दें, वॉट एवर द केस में भी, लेकिन पब्लिक अगर आपके द्वारा किए गए ऑफर का 90% मिनिमम सब्सक्राइब करने को तैयार है तो आपका ऑफर वैलिड होता है। फिर आरओसी कहता है कि आप पब्लिक कंपनी बनने लायक हो, पब्लिक को आप पे भरोसा है, अब आप एज अ पब्लिक कंपनी काम कर सकते हो। और तो और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कंपनी का आइडिया लोगों को इतना अच्छा लगता है कि जितना कंपनी ने मांगा लोग उससे ज्यादा देने को राजी हो जाते हैं। यानी पब्लिक जो प्रपोज्ड कंपनी है उसने आईपीओ के अंदर 100 करोड़ रुपए मांगे और आम जनता में इतने सारे एप्लीकेशंस आ गई, इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई कि टोटली आपको 120 करोड़ तक भी मिल सकता है। तो लॉ मेकर कहता है आपने मांगा 100 करोड़ था तो आप मांगोगे भी, यानी लोगे भी 100 करोड़ ही। अब ये नहीं कि 120 करोड़ की एप्लीकेशन आ रही है तो आप 120 करोड़ लो। अब आपको क्या करना होगा, सब आप कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो किसी को नाराज मत करो, सबको आप प्रोराटा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दो, थोड़ा थोड़ा सबको अलॉट कर दो और सबसे पैसे ले लेना। लेकिन हमें ये भरोसा हो गया कि आपका आइडिया बहुत सक्सेसफुल है, पब्लिक आप में इन्वेस्ट करने को इंटरेस्टेड है, तो चाहे एट पार का मतलब मिनिमम 90% की सब्सक्रिप्शन होना तय हो जाए या ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, यानी जितना आपने मांगा था उससे ज्यादा का पैसा मिलना तैयार हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपका सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हो जाता है और अब आप कंपनी एज एन एलिजिबल हो जाते हो एज अ पब्लिक कंपनी काम करने के लिए। यानी नाउ यू आर एलिजिबल टू वर्क एज अ पब्लिक कंपनी। और अगर आप एज अ पब्लिक कंपनी बनने के लिए लायक हो गए तो आरओसी अब आपको एक और सर्टिफिकेट देती है जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। शॉर्ट में हम इसे सीओसीबी भी कहते हैं। यानी प्राइवेट कंपनी जो थी, प्राइवेट कंपनी ने तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही अपना काम शुरू कर दिया, वो अपना बिजनेस शुरू कर देता है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो अभी काम शुरू नहीं कर सकता, वो पहले लोगों से कंफर्मेशन लेके आएगा कि वो पब्लिक कंपनी बनने लायक है या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली अगर लोग उसमें पैसा डालने के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो वो एलिजिबल हो जाएगा एज अ पब्लिक कंपनी। और जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा तब वो जाके फाइनली अपना बिजनेस शुरू करेगा। सर अब वॉट एवर दी केस में भी प्राइवेट कंपनी है तो डायरेक्टली सीओआई के बाद, और पब्लिक कंपनी है तो सीओसीबी के बाद जब फाइनली अपना काम शुरू करेंगे तो काम के दौरान दो पार्टीज आ जाएंगी जो फैसला लेंगी। एक तो होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको शेयर होल्डर्स ने चुना है और एक होंगे खुद शेयर होल्डर्स।
शेयर होल्डर्स कुछ फैसले लेंगे जिनको शेयर होल्डर्स की मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा, और शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स को हम कंपनीज एक्ट में जनरल मीटिंग का नाम देते हैं। वेयर एज कुछ फैसले जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, यानी जनरली डे टू डे अफेयर्स के फैसले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते ही लेते हैं, एज वेल एज कुछ मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो भी कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा लिए जाते हैं। अब मेजर जो डिसीजंस हैं कंपनी के वो डायरेक्टर्स लेंगे या शेयर होल्डर, इसमें बहुत सारी बातें कंपनीज एक्ट के अंदर भी मेंशन है, और जहां कंपनीज एक्ट साइलेंट है वहां पे खुद डायरेक्टर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, एओए के अंदर अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो जो भी डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसको हम बोर्ड मीटिंग कहते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है उनको हम जनरल मीटिंग कहते हैं। आगे चल के हम देखेंगे बोर्ड में भी कई बार कमिटीज बन जाती है। मान लीजिए एक बोर्ड है, बोर्ड का मतलब होता है ग्रुप ग्रुप है जिसमें 12 लोग डायरेक्टर है। एक कंपनी के अंदर 12 डायरेक्टर्स हैं, तो इन 12 डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काम बांट दिए 3-3 डायरेक्टर्स के बीच में, 3 डायरेक्टर्स 3 डायरेक्टर्स 3 डायरेक्टर्स 3 डायरेक्टर्स 3 डायरेक्टर्स को कह दिया आप तो अकाउंट्स और ऑडिट का काम देखो, ठीक है। 3 डायरेक्टर्स को कह दिया आप शेयर होल्डर्स की ग्रीवियंसेस, उनकी कंप्लेंट्स का काम देखो। कई बार शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिल रहा है, उसका सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा, एटसेट्रा एटसेट्रा। 3 डायरेक्टर्स को काम दे दिया कि आप ऑपरेशंस का काम देखो, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सही तरीके से चल रही है या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में ही जो काम आपस में बांट दिए गए हैं इनको हम कमिटी कहते हैं, या बोर्ड कमिटी का नाम भी दे देते हैं। उसमें से एक कमिटी होती है ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी Audit committee is a group of board of directors, is a group of director who specifically looks after accounts and audit of the company. तो audit committee में जो members हैं वो अलग से कोई बाहर से नहीं बुलाए गए हैं। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हीं डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स को ऑडिट कमेटी का मेंबर बना दिया गया है, और उनको स्पेसिफिकली काम बांट दिया गया है कि भाई साहब आप तीनों सिर्फ कंपनी के अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेटेड काम देखोगे, बाकी कामों की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। सर यहाँ पे बेसिकली काम डेलीगेट कर दिया गया, सो दैट ये बात तो तय है कि 12 के 12 डायरेक्टर्स हर चीज नहीं देख सकते, और अगर ये सब लोग सोचने लगे कि हाँ भैया दूसरा बंदा देख लेगा तो बहुत सारी चीजें इग्नोर भी हो सकती है कई बार। तो बड़ी कंपनीज के केस में, ये कंपनीज कौन सी होंगी हम धीरे धीरे आके चल के ऑडिट कमेटी के टॉपिक में देखेंगे, वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, स्पेशली बड़ी कंपनीज के केस में जहां पे टर्नओवर एक लिमिट के बियॉन्ड है। कंपनीज एक्ट कहता है यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह दो कि अपना काम अलग अलग भी बांटे, यानी इन जनरल एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आप सबका काम है वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा आप सबके बीच में कुछ कमिटीज फॉर्म कर दो, और उन कमिटीज को एक पर्टिकुलर फील्ड भी देखनी होगी, इंक्लूडिंग ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम सिर्फ और सिर्फ कंपनी की किताबें यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स और उससे रिलेटेड ऑडिट की जिम्मेदारी रहेगी। तो उन्होंने कहा सर या तो ऑडिट कमेटी होगी या बोर्ड की मीटिंग होगी। तो बोर्ड मीटिंग तो होती ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि कमेटी बन गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रहे। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो रहेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी पावर है एज पर कंपनीज एक्ट या एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो तो उन्हें पूरी करनी है। उसके अलावा इन एडिशन टू दैट उन्हें कमेटी भी बनानी पड़ती है कुछ कंपनीज के अंदर, स्पेशली बड़ी कंपनीज के अंदर। वो कौन सी होती है हम आगे चल के देखेंगे, बट उस कंपनी के अंदर जहां पे ऑडिट कमेटी फॉर्म हुई है वहां पे ऑडिट कमेटी के फैसले को भी सुना जाएगा। यानी बहुत से केसेस में अब हम जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर देखेंगे, तो जहां जिन कंपनी में ऑडिट कमेटी है वहां पे ऑडिट कमेटी ही फैसले लेगी कि हम किसको ऑडिटर चुने। लेकिन अगर किसी कंपनी में कोई छोटे लेवल की कंपनी है जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं है वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ये फैसला डायरेक्टली ले लेंगे। तो वट एवर द केस में भी या तो बोर्ड मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, या ऑडिट कमेटी की मीटिंग होगी, वहां पे कुछ फैसले लिए जाएंगे, एंड कुछ फैसले शेयर होल्डर्स द्वारा भी लिए जाएंगे। शेयर होल्डर्स की मीटिंग को हम जनरल मीटिंग का नाम देंगे। शेयर होल्डर्स की 2 तरीके की जनरल मीटिंग रहेंगी, एक होगी एनुअल जनरल मीटिंग, एक होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जैसे कि नाम से क्लियर है, एनुअल जनरल मीटिंग AGM, एनुअल का मतलब है ये तो होनी ही होनी है, हर साल होनी है। कब होनी है इसके कुछ टाइम पीरियड होते हैं कंपनीज एक्ट के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ फर्स्ट AGM है, कंपनी बनने के बाद रजिस्टर्ड होने के बाद पहली AGM हो रही है, तो पहली AGM का टाइम लिमिट होता है विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस साल
खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2000 पर्टिकुलर डेट लेट्स से मैं अगर कहूँ 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो इसके अगले 9 महीने के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। 31 मार्च से 9 मंथ कहाँ पे आएंगे, 31 दिसंबर तक। तो 31 मार्च के बाद 31 मार्च 2021 तक की जो भी बुक्स बनी, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल अकाउंट्स में कंप्लीटली रिकॉर्ड की गई, उसके लिए जनरल मीटिंग होगी अगले 9 महीने के अंदर, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 2021 के बीच में। हाउएवर अगर सब्सिक्वेंट मीटिंग है, सब्सिक्वेंट मतलब अदर देन फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग के बाद आगे आने वाली जितनी भी मीटिंग्स हैं उसके लिए टाइम लिमिट रिड्यूस कर दी गई है। उन्होंने कहा है जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, यानी 31 मार्च लेट से 2022 को हो रहा है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर नेक्स्ट जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। बाकी इसकी कुछ और भी टाइम लिमिट्स है जिसको अगेन आप कंपनीज एक्ट में देखेंगे, इतना डिटेलिंग ऑडिट में नहीं है, बट ये रफ आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है बिकॉज कंपनी ऑडिट के अंदर यहाँ के बहुत सारे प्रोविजंस कवर होंगे। तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने के अंदर होनी चाहिए एंड सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग्स फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। यानी 6 महीने कहाँ पड़ेंगे, फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो उसके बाद 6 महीना हो जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, यानी 30 सितंबर तक नेक्स्ट जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। हाउएवर कुछ केसेस में एनुअल जनरल मीटिंग जो सब्सिक्वेंट हो रही है फर्स्ट के अलावा, वहां पे 6 महीने के अलावा 3 महीने की एक्सटेंशन भी दे दी जाती है। यानी कहीं पे जेन्युइन केसेस है, कोई प्रॉब्लम आ गई, लाइक कंपनी के अंदर लॉकडाउन था, कंपनी शटडाउन थी, कंपनी का स्टाफ जो था वो स्ट्राइक पे बैठा हुआ था, तो कोई भी अनअवॉइडेबल सिचुएशन आने पे जहां पे डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आरओसी परमिट कर सकती है 3 महीने की एडिशनल एक्सटेंशन। यानी देखा जाए तो दोनों केसेस में 9 महीने के अंदर मैक्सिमम एजीएम हो जानी चाहिए। हाउएवर फर्स्ट एजीएम के केस में हमने बिगनिंग में ही 9 महीने दे दिए, वहां पे किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि सरकार का कहना है, सरकार का मानना है कि सर नई कंपनी बनी है, नई तरीके की ट्रांजैक्शन हुई है, स्टाफ नया आके बैठा है जो किताबें बना रहा है, तो हम पहले साल में उनको 9 महीने का लंबा टाइम दे रहे हैं एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग कंप्लीट करने के लिए। लेकिन एक बार सिस्टम बन गया पहली मीटिंग के बाद, तो अब अगले साल से हम आपको इतना लंबा टाइम नहीं देंगे, अगले साल से जो भी मीटिंग करनी है आपको 6 महीने के अंदर अंदर करनी होगी, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शनल केसेस जहां पे कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाएगी, वहां पे हम आपको 3 महीने की एक्सटेंशन दे देंगे, बट एक्सटेंशन के लिए अगेन आपको आरओसी से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। फर्दर सर ये जो भी जनरल मीटिंग होगी, इन जनरल मीटिंग में कुछ डिसीजंस तय किए जाते ही जाते हैं। यानी एनुअल जनरल मीटिंग में 4 एजेंडाज होंगे जो हमेशा डिस्कस होंगे, और कोई भी ऐसा एजेंडा मतलब होता है पर्पस जिसके लिए मीटिंग की जा रही है, तो जो एजेंडा जो पर्पस जिसके लिए मीटिंग की जा रही है, एनुअल जनरल मीटिंग में 4 ऐसे पर्पस हैं जिनको फुलफिल करना ही करना है। तो आज से कंपनीज एक्ट की भाषा में आप ध्यान रखेंगे, एजेंडा को हम कहेंगे बिजनेस। ये बिजनेस वो बिजनेस नहीं है जो हम कर रहे हैं लेन देन का। कंपनीज एक्ट के अंदर एजेंडा को बिजनेस कहा जाता है, और ऑर्डिनरी एजेंडा होता है जो कंपल्सरीली करना ही करना है। यानी ये वो एजेंडाज हैं जिनको आपको जनरल मीटिंग में डिस्कस करना ही करना है। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर 4 एजेंडाज होते हैं जिनको आपको हमेशा डिस्कस करना ही करना है। पहला होता है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। कंपनी का जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनमें किसी नए को चुन के लाना है तो वो करेंगे शेयर होल्डर्स, या पुराने को हटाना है तो उसकी जिम्मेदारी होगी। सेकंड एजेंडा होगा, सेकंड बिजनेस होगा अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर। नए ऑडिटर को लाना है या पुराने को ही कंटिन्यू रखना है, पुराना ऑडिटर हटाना है या नए ऑडिटर को लेके आना है, जो भी डिसीजन मेकिंग है वो भी इसी मीटिंग में होती है। सर डायरेक्टर चुनना, ऑडिटर चुनना शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी है, बिकॉज कंपनी के अंदर पैसा जो लगा है वो शेयर होल्डर्स का लगा है, तो शेयर होल्डर्स ही तय करेंगे कि उस पैसे को मैनेज कौन करेगा। मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स। देयरफॉर डायरेक्टर्स भी जो है शेयर होल्डर्स द्वारा चुने जाएंगे क्योंकि उनका पैसा स्टेक पे लगा है। और ऑडिटर्स वो लोग होंगे जो डायरेक्टर्स के ट्रांजैक्शन को
रिवैल्यूएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उन्होंने सही तरीके से ट्रांजैक्शन की या नहीं की, तो उस ऑडिटर को चुनने की भी राइट जो होगा वो शेयर होल्डर के पास ही जनरली होगा, बिकॉज उनका पैसा बिजनेस के अंदर लगा हुआ है। तीसरा जो बिजनेस होगा यानी तीसरा जो एजेंडा होगा, बार बार कह रही हूँ इस बिजनेस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिजनेस नॉर्मल लेन देन नहीं है, ये बिजनेस हम यहाँ पे एजेंडा को कह रहे हैं। यानी क्वेश्चन में जब भी आ जाए बिजनेस ऑफ अ मीटिंग, तो आप समझना एजेंडा ऑफ द मीटिंग की बात कर रहे हैं। मीटिंग का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है जिसके लिए ये मीटिंग ठहराई जा रही है, उसको कंपनीज एक्ट की भाषा में बिजनेस कहा जाता है। और जो बिजनेस है वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, जो होना ही होना है, जिसके लिए मीटिंग करवाई गई है, जो फिक्स्ड है, जो कंपलसरी है एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कहता है एनुअल जनरल मीटिंग में 4 बातें हमेशा हर साल डिस्कस होंगी, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट रिमूवल की, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट रिमूवल की। तीसरा होगा प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर ने बनाई थी उसको एग्जामिन करके ऑडिटर हमें दिखाएगा। अब ध्यान से सुनना, ऑडिटर को कितना टाइम मिला है, ऑडिटर को कितना टाइम मिला है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंट्स बने थे उसको ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को कितना टाइम मिला। मान लीजिए ये 3rd AGM है कंपनी की, तो 3rd AGM में 6 महीने का टाइम लिमिट मिला है, यानी 30 सितंबर 2021 तक मीटिंग हो जानी चाहिए। अब इस दौरान क्या प्रॉब्लम आई, ये आपको टाइम मिला है, ये टाइम लिमिट दिया गया है ऑडिटर को टू ऑडिट बुक्स। बहुत अच्छे से लॉजिक समझिएगा सर, पिछले साल की जितनी भी ट्रांजैक्शंस कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी के अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करके दी है एज ऑन 31 मार्च 2021 की किताबें, उसको चेक करने के लिए ऑडिटर को कितना टाइम दिया गया है, 6 महीने का टाइम दिया गया है, सो दैट 6 महीना खत्म होते ही 30 सितंबर तक जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी वहां पे ऑडिटर को शेयर होल्डर्स को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी और बताना होगा कि डायरेक्टर्स ने जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स बने थे बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए थे, क्या ऑडिटर ने उनके अंदर कोई कमी पेशी देखी या नहीं। डायरेक्टर की बनाई हुई किताबों को ऑडिटर एग्जामिन करके अपनी जो रिपोर्ट शेयर होल्डर को देगा वो भी एजीएम के अंदर देना कंपलसरी है। अब मान लीजिए ऑडिटर कहता है कि सर प्रॉब्लम आई, मेरे को मैं फिजिकली वेल नहीं था, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, 6 महीने कम लग रहे हैं, मुझे किताबों के अंदर कुछ झोलझाल दिख रहा है, कुछ गड़बड़े दिख रही है, मुझे आप प्लीज थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए सो दैट मैं उन कमी पेशियों को ढूंढ के वेरीफाई कर सकूं कि वाकई ही वो कमियां हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर ने अपने पार्ट पे काम सही किया और मैंने गलत इंटरप्रेट किया, या कई बार ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर ने किताबों में सब कुछ सही दिखाया बट मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो ऑडिटर अगर कई बार डिमांड करता है एक्स्ट्रा टाइम की कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और दे दीजिए ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए, तो ऑडिटर की डिमांड पे ऑडिटर अगर एक्सटेंडेड टाइम मांगता है तो अगेन कंपनी के 6 महीने का एजीएम का पीरियड 3 महीने के फर्दर एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। यहाँ पे आरओसी से अप्रूवल लिया जाता है कि क्या हम अपनी एजीएम को 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं, सो दैट ऑडिटर अपने ऑडिट को ढंग से कंप्लीट करके एजीएम के अंदर शेयर होल्डर को एक्चुअल पिक्चर दिखाए थ्रू हिज ऑडिट रिपोर्ट। सो ध्यान रखिए, फर्स्ट एजीएम साल खत्म होने के, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के अगले 9 महीने के अंदर होनी चाहिए। सब्सिक्वेंट एजीएम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू 3 मंथ्स एक्सटेंशन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरओसी। एंड फोर्थ डिसीजन मेकिंग जो होती है इस एजीएम के अंदर वो होती है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की। यानी कई बार इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो ऑब्वियसली वेरिएबल डिविडेंड लेके जाते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फिक्स्ड, तो प्रेफरेंस को तो फिक्स दे रखा है बट इक्विटी वाले का जो डिविडेंड है वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा आया तो शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। तो जो भी डिविडेंड का रेट है वो डिसाइड होता है और डिक्लेयर किया जाता है इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो एनुअल जनरल मीटिंग के 4 फिक्स्ड एजेंडाज हैं जिनको हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम कहते हैं। वो है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, दूसरा अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर,
तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शेयर होल्डर्स और मेंबर्स, एंड चौथा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो और वट एवर द केस में भी, कई बार प्रेफरेंस को भी हम कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं। वट एवर द केस में भी जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है शेयर होल्डर्स को, वो भी इसी मीटिंग में डिस्कस होता है। हाउएवर ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, नाम से ही क्लियर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी ये हर साल नहीं होती। अनलाइक एजीएम, एजीएम तो हर साल होनी ही होनी है, सो दैट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स शेयर होल्डर को कंपनी की स्थिति सालाना बेसिस पे बता सके। हाउएवर ईजीएम होना जरूरी नहीं होता। ईजीएम सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई अर्जेंसी आ जाए, कोई ऐसा फैसला लेने की जरूरत आ जाए जहां पे शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है और कंपनी बोनस शेयर्स इशू करना चाह रही है, या कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी राइट शेयर्स इशू करना चाह रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कई बार कंपनी को ऐसे फैसले इमीडिएटली लेने की जरूरत पड़ सकती है जहां पे शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत है। वहां पे कंपनी को एक दूसरी मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है शेयर होल्डर्स के लिए, जिसको हम ईजीएम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नाम देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑब्वियसली ये फिक्स्ड होती ही नहीं, तो इसका जो बिजनेस है यानी एजेंडा है वो भी ऑर्डिनरी नहीं होता। यहाँ पे हर बार ही जब भी ये मीटिंग होती है कुछ स्पेसिफिक बातें डिस्कस करते हैं, देयरफॉर उन स्पेसिफिक बातों को हम नाम देते हैं स्पेशल बिजनेस। यानी जो भी मीटिंग में डिस्कशंस होती हैं उनको बिजनेस कहते हैं, और दो तरीके के बिजनेस हो जाते हैं, ऑर्डिनरी या स्पेशल। यानी इस बात को मैं ऐसे कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो भी मीटिंग है, चाहे डायरेक्टर्स की मीटिंग है, चाहे ऑडिट कमेटी की मीटिंग है, चाहे शेयर होल्डर्स की मीटिंग है इन दी फॉर्म ऑफ जनरल मीटिंग, वहां पे कुछ नीचे बताए हुए एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या मीटिंग में एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहला मीटिंग का एलिमेंट होता है एजेंडा, पर्पस, किस पर्पस से मीटिंग की जा रही है। तो उस एजेंडा को हम बिजनेस का नाम भी देते हैं। बिजनेस दो तरह से हो जाते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। ऑर्डिनरी होते हैं जो हमेशा ही डिस्कस किए जाएंगे, वेयर स्पेशल होते हैं जो हमेशा नहीं होते, कभी कभार स्पेसिफिक केसेस में डिस्कस किए जाते हैं। अब जो भी मीटिंग का एजेंडा है या बिजनेस है, उसको नोटिस में ड्राफ्ट करके शेयर होल्डर्स तक या डायरेक्टर्स तक पहुंचाया जाता है। नोटिस के अंदर डेट दी जाती है कि मीटिंग कब होगी, वेन्यू दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, और एजेंडा यानी बिजनेस लिख के दिया जाता है कि क्या क्या बातें हम डिस्कस करेंगे। देन नोटिस मिलने के बाद जिस किसी की भी मीटिंग है, यानी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स और बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, वहां पे जब वो पहुंचते हैं तो एक कोरम फॉर्म करना जरूरी होता है। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस रिक्वायर्ड टू मेक अ वैलिड मीटिंग। यानी मान लीजिए कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स है और मीटिंग में खाली एक बंदा पहुंचा, तो क्या वो एक शेयर होल्डर ही अपनी मर्जी से अकेले डिसीजन ले सकता है? कंपनीज एक्ट कहता है नहीं। कंपनीज एक्ट कहता है सर किसी की भी मीटिंग है, चाहे डायरेक्टर्स की चाहे शेयर होल्डर्स की, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आने वहां पे जरूरी है। मिनिमम नंबर अगेन कंपनीज एक्ट में अलग अलग बताए गए हैं, उसको हम यहाँ पे टच नहीं करेंगे, वो अपने आप में एक डिटेल्ड कंसेप्ट है। बट अभी के लिए ध्यान रखिएगा, उन्होंने कुछ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बताए हैं जनरल मीटिंग को वैलिड करने के लिए, और कुछ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की प्रेजेंस बताई है बोर्ड मीटिंग को वैलिड करने के लिए। उस मिनिमम नंबर्स को हम कोरम कहते हैं। कंपनीज एक्ट कहता है कि नोटिस मिलने के बाद मीटिंग वाले दिन हम आधे घंटे तक कोरम का वेट करेंगे। उन मिनिमम नंबर्स के लोगों का आने की, प्रेजेंस की वेट की जाएगी। अगर आधे घंटे के अंदर उतने लोग आ जाते हैं तो हम मीटिंग शुरू कर देंगे और फैसले ले लेंगे, भले ही बाकी लोग ना भी आए हों, क्योंकि बाकी लोग आए नहीं, ये उनकी प्रॉब्लम है। हमने तो उन्हें नोटिस भेजा था, अगर उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना था तो उन्हें आज मीटिंग में पहुंचना जरूरी था, लेकिन वो नहीं आए, तो बाकी जितने भी लोग आए उनका फैसले को ही हम फाइनल फैसला मान लेंगे। हाउएवर अगर कोरम नहीं बनता, यानी आधे घंटे के अंदर वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग में नहीं पहुंचते, तो वो मीटिंग रद्द कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है। रादर उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाता है एक फिक्स टाइम के लिए आगे। वो नॉर्मली टाइम नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस हो जाता है कई बार, एंड सो ऑन। कोरम अगर नहीं आया तो मीटिंग पोस्टपोन, कोरम आ गया तो फाइनली डिस्कशन शुरू होती है, जिसको हम बिजनेस कहते हैं। जो भी एजेंडाज होते हैं मीटिंग में, जिसके लिए कोरम या मीटिंग बैठाई गई है, वो इन एजेंडास पे डिस्कशन शुरू करते हैं, अपना हामी फैसला दिया जाता है या जो भी डिनायल है वो डिस्कस किया जाता है। यानी कुछ मेंबर्स, कुछ डायरेक्टर्स उस फैसले को
फेवर में आ सकते हैं और कुछ उसके अगेंस्ट भी आ सकते हैं। तो जो भी फेवर और अगेंस्ट डिसीजन होता है उसको वोटिंग के द्वारा कंक्लूड किया जाता है। वोटिंग नॉर्मली एज पर कंपनीज लॉ 3 तरह से होती है। अगर जो भी मेंबर्स मीटिंग में आए हैं वो लिमिटेड हैं तो शो ऑफ हैंड से ही मीटिंग हो जाती है, यानी नॉर्मली जो भी मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, नॉर्मली वो सीएस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी जो मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक एजेंडा बोलते हैं कि मिस्टर एक्स को हम ऑडिटर चुनना चाहते हैं, कितने लोग इसके फेवर में हैं। अब कुल मिला के 15 लोग आए हैं और 15 में से 10 लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, तो हम मान लेते हैं डिसीजन पास हो गया। यानी नॉर्मली यहाँ पे मेजॉरिटी रूल चलता है ज्यादातर केसेस में। ऑल्दो यहाँ पे भी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके लिए अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशंस में खाली मेजॉरिटी रूल चलता है, यानी 50% से ज्यादा प्रेजेंट लोग अगर हामी भर दें तो डिसीजन पास माना जाता है। बट कुछ केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराए जाते हैं, यानी कुछ जो टेक्निकल केसेस है, जो इम्पोर्टेंट केसेस है, जिनको हम धीरे धीरे आगे चल के ऑडिट में भी पढ़ेंगे, वहां पे बहुत से केसेस में कम से कम 75% या उससे ज्यादा लोगों की अप्रूवल की जरूरत होती है। तो लॉ मेकर कहता है कि वोटिंग के द्वारा जो भी फैसला पास होता है उसको हम बुलाते हैं रेजोल्यूशन। वोटिंग के द्वारा जो भी फैसला मीटिंग में पास किया जाता है उस फैसले को, उस डिसीजन को अब से हम नाम देंगे रेजोल्यूशन। और जनरली बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, उसको बोर्ड रेजोल्यूशन कहा जाता है। वेयर जनरल मीटिंग में जहाँ पे शेयर होल्डर्स ने वोटिंग की है, वहां पे जनरल मीटिंग में 2 तरह से रेजोल्यूशन आते हैं। एक होता है जहाँ पे 50% से ज्यादा के लोगों के अप्रूवल पे ही फैसला पास हो जाता है, और एक केस होता है जहाँ पे कम से कम 75%, कम से कम यानी यहाँ पे लेस, मोर देन और इक्वल टू है, मोर देन और इक्वल टू, कम से कम 75% या उससे ज्यादा लोग हामी भर देते हैं तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन बन जाता है। हाउएवर कुछ केस में मोर देन 50% हो, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, मोर देन 50% हो यानी मेजॉरिटी रूल हो जाए तो डिसीजन पास हो जाता है। अब कौन कौन से केस में ऑर्डिनरी होता है, कौन कौन से में स्पेशल, ये हमारे अगेन ऑडिट का पार्ट नहीं है। कुछ पार्ट हम आगे चल के वेरिफिकेशन, वाउचिंग में या स्पेशल ऑडिट के अंदर देखेंगे। अदर देन दैट ये सब आपको कंपनीज एक्ट में पढ़ना है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चल जाएगा, लेकिन शेयर्स को बाय बैक करना है, शेयर्स को बाय बैक करना है तो वहां पे मेजॉरिटी रूल से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3/4 यानी 75% और मोर शेयर होल्डर्स मस्ट एग्री टू इट। तो ये सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के अंदर बताए गए हैं, ये वहां के लिए रेलेवेंट है, यहाँ पे नहीं फिलहाल। बट इतनी बात आपको याद रखनी है कि शेयर होल्डर्स के फैसले 2 तरह से होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। ये फैसले 3 तरह से लिए जा सकते हैं वोटिंग में, या तो शो ऑफ हैंड्स होता है, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके हम तब देखते हैं जब कम लिमिटेड शेयर होल्डर्स मीटिंग में आए हैं, या पोलिंग का तरीका होता है। पोलिंग का तरीका नॉर्मली वैसा ही है जैसे आप इलेक्शंस के टाइम पे करते हैं, आपको एक पोल बूथ पे भेजा जाता है, वहां पे 10 नाम, 5 नाम, 4 नाम ऑडिटर के सिलेक्टेड है, आप किसी के भी आगे टिक कर दीजिए, स्टैंप लगा दीजिए, आपका फैसला वैलिड मान लिया जाएगा। और कुछ होता है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में होता है कि कई बार कुछ फैसलों में 100% शेयर होल्डर्स की रजामंदी चाहिए होती है, लेकिन कंपनी जानती है कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स मीटिंग में नहीं आ सकते, तो कंपनी एक बैलेट बना के, एक एजेंडा का लेटर बना के हर शेयर होल्डर को पोस्ट करती है कि प्लीज अपना जो भी वोट है फेवर या अगेंस्ट में उसको टिक करके हमें वापस रिवर्ट कर दीजिए थ्रू पोस्टल वे, जिससे हम आपके फैसले को जस्टिफाई कर सके, इवैल्यूएट कर सके, और जो भी आपका फैसला निकल के आए उसके अकॉर्डिंगली अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो वो पास करते हुए डिसीजन फाइनल करें, और अगर कुछ केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो मोर देन 75% या 75% लोगों की रजामंदी के बाद डिसीजन को पास किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स आ गए। पहला एलिमेंट था एजेंडा, जिसको हम बिजनेस कहते थे, उस एजेंडा के बेस पे दूसरा एलिमेंट नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने के बाद मीटिंग में पहुंचे तो वहां पे कोरम बनाना जरूरी था। कोरम बनने के बाद वहां पे डिस्कशन शुरू हुई, जिसको एजेंडास को हम बिजनेस कहते थे। डिस्कशन के बाद वोटिंग की गई। वोटिंग 3 तरह से की जाती है, शो ऑफ हैंड्स, पोलिंग या पोस्टल बैलेट। और वोटिंग करने के बाद फाइनली फैसला आया जिसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन को बोर्ड रेजोल्यूशन कहते हैं, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है या स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखिएगा, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेसिफिक बिजनेस को
ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन से बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिएगा। ऑर्डिनरी बिजनेस का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है, स्पेशल बिजनेस का स्पेशल रेजोल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस होता है जो डिस्कस करना ही करना है मीटिंग में, स्पेशल बिजनेस है वंस इन अ वाइल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स मस्ट एग्री, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जहां पे 75% और मोर शेयर होल्डर्स मस्ट एग्री। जरूरी नहीं है आपस में इन दोनों का कोई कनेक्शन हो, ये दोनों इंडिपेंडेंट बात है, भले ही ये दो कॉमन वर्ड यहाँ पे यूज किए हो, ठीक है। फाइनली जो भी फैसला पास होता है उसको कंपनी एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करवाती है अपने कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा। उस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को हम नाम देते हैं मिनटिंग, और वो जो रिकॉर्ड किया जाता है जिस बुक के अंदर उन डिसीजंस को, उस बुक को हम नाम देते हैं मिनट बुक। मिनट बुक के अंदर मिनट टू मिनट यानी कंपनी सेक्रेटरी को सीएस को रिकॉर्ड करना होता है मिनट टू मिनट मिनट बुक के अंदर कि ये मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, कितने लोग आए थे, क्या क्या फैसला हुआ, क्या क्या डिस्कशन हुई, कैसा रेजोल्यूशन पास हुआ और फाइनली कंक्लूजन मीटिंग का क्या निकल के आया। मिनट बुक में ये सब चढ़ाना इसलिए जरूरी होता है सो दैट सब्सिक्वेंटली आगे चल के ऑडिटर चेक कर सके कि जो भी फैसले पास्ट में पिछले फाइनेंशियल ईयर में पास हुए थे वो सही तरह से पास किए गए थे या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दीबाजी में गलत फैसले लिए गए, कहीं ऐसा तो नहीं है बिना कोरम बनाए ही फैसले लिए गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन पॉइंट्स में जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना था वहां पे खाली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ही फैसला ले लिया गया। तो सर हम नहीं चाहते कि आप कोई भी स्टेप एज पर कंपनीज एक्ट ना करो, यानी कंपनीज एक्ट का नॉन कंप्लायंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंपनीज एक्ट के एक एक प्रोविजन को आपको फॉलो करना होगा, ओबे करना होगा, कंप्लाई करना होगा, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपने एक एक प्रोविजन को कंप्लाई किया या नहीं। इसलिए सारी बातों को कंक्लूड करके कंपनी की मिनट बुक्स में आपको सारी डिटेल चढ़ानी पड़ेगी सो दैट जो भी डिटेल्स आपने चढ़ाई है मिनट बुक्स के अंदर उसको ऑडिटर आके बाद में क्रॉस वेरीफाई कर सके। और ना ही खाली ऑडिटर, कंपनी के शेयर होल्डर्स भी इस मिनट बुक को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट ने फैसले सही तरह से लिए हैं या नहीं। ठीक है बेटा, तो ये सारी टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर एकदम कि कंपनी कैसे काम करती है। अब इसके बेस पे हम कंपनी का ऑडिट शुरू करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी फाइनेंशियल ऑडिटर की बात कर रहे हैं। 3 लेवल पे हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाए। पहला ऑडिटर था फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब हर एक को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, यानी कंपनी या तो गवर्नमेंट कंपनी होंगी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो इनके अकॉर्डिंगली बहुत सारे प्रोविजन हैं, मैंने एक फ्लो चार्ट में कंक्लूड कर दिया है। ये फ्लो चार्ट आपको माइंड में बिल्कुल अच्छे से कैप्चर करके रखना है, सारी चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी। चलिए सबसे पहले एप्लीकेबल सेक्शंस, फर्स्ट ऑडिटर की बात देख रहे हैं अभी हम, हमें आगे के ऑडिटर से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी फॉर्म हुई और कंपनी 2 कैटेगरी के अंदर फॉर्म हुई, या तो वो गवर्नमेंट कंपनी बनी या नॉन गवर्नमेंट। अगेन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट का डिफरेंस अभी हम यहाँ नहीं देख रहे, वो कंपनीज एक्ट का पार्ट है। बट जैसे कि नाम से क्लियर है, गवर्नमेंट कंपनी वो है जहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग गवर्नमेंट की है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट या उसकी कोई बॉडी। अगर गवर्नमेंट होल्ड कर रही है किसी कंपनी को तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन गई। अब गवर्नमेंट कंपनी में सर गवर्नमेंट आ रही है और गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है? सर आम जनता से। अब गवर्नमेंट आम जनता से टैक्सेस के रूप में पैसा इकट्ठा कर रहा है और उस पैसे के खर्चे की जिम्मेदारी मिनिस्टर्स के हाथों में है। तो बताइए मैनिपुलेशन के चांसेस हैं या नहीं? सर कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में या नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में बिजनेसमैन जुड़े हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में बिजनेसमैन नहीं जुड़े, गवर्नमेंट जुड़ी है। और गवर्नमेंट का जो पैसा आ रहा है वो हम जैसे आम इंसान से आ रहा है टैक्स के रूप में, और टैक्स के द्वारा कलेक्टेड पैसे को मिनिस्टर्स आगे खर्च कर रहे हैं जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी खर्च कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इज वेरी हाई। यहाँ पे पैसों का मिस एप्रोप्रिएशन, पैसों का नाजायज फायदा उठाना बहुत आम बात है। देयरफॉर यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने कहा कि हम खाली एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर बना के नहीं भेजने वाले, यहाँ पे हमें पूरा एक कमिटी बिठाना पड़ेगा,
पूरा एक ऑफिस बैठाना पड़ेगा जहां पे बहुत एक्सपर्ट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई फ्रेशर नहीं होंगे जो अभी अभी डिग्री लेके बैठे हैं। वहां पे फिर बहुत सारी ऑब्लिगेशंस है, उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास बहुत सफिशिएंट एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े स्केल पे उन्होंने अच्छी कंपनीज का काम किया होना चाहिए, कुछ उनकी एम्पैनलमेंट की कंडीशंस होती हैं, उन सबको फुलफिल करने के बाद आप वहां उस ऑफिस के अंदर बैठ सकते हो। और उस पर्टिकुलर ऑफिस को नाम दिया गया कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, कंप्ट्रोलर है, COM, कंट्रोलर नहीं, कंप्ट्रोलर, COM, कंप्ट्रोलर। ध्यान रखिए, दिमाग में अच्छे से बैठा दीजिएगा, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको अब से हम CAG का नाम भी देंगे। यानी गवर्नमेंट कंपनी के केस में जहां पे आम आदमी का पैसा टैक्स के द्वारा कलेक्टेड है, उसको ऑडिट करने की जिम्मेदारी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की होगी। और ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ऑफिस है। सर इसका ऑफिस यहाँ ITO पे एस्टैब्लिश्ड है, पूरा एक ऑफिस है, पूरे ऑफिस को गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब उस ऑफिस के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, वहां का ऑफिस किस किस को कब कब चेकिंग के लिए भेजेगा ये उनकी मर्जी है, उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ रहे। हमने तो कहा गवर्नमेंट कंपनी का सारा ऑडिट का काम कंप्ट्रोलर ऑफिसर जनरल ऑफ इंडिया एक पर्टिकुलर ऑफिस देखेगा, जिसको हम CAG का नाम देते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। हाउएवर अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी तो वहां पे पहले ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। अब मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों अपॉइंट कर रहा है? सर सोचने वाली बात है। अब याद कीजिए फर्स्ट ऑडिटर है ये, तो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात की कब जा रही है? आइए टाइम देखते हैं एक बार, टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देखिए। फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सर ये ऑडिटर कौन सी कंपनी में चुन रहे हैं? जनरली पब्लिक में, प्राइवेट भी इंक्लूडेड है, बट पब्लिक में मेनली हम चुन रहे हैं। पब्लिक के लिए ये पूरा लॉ बना है क्योंकि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जहां पे आम आदमी का, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, उसको ऑडिट करवाना बहुत जरूरी है। प्राइवेट कंपनी में तो खैर जिसका पैसा लगा है वो खुद ही मैनेज कर रहा है, तो वहां पे चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन कंपैरेटिवली कम होंगे, बट पब्लिक कंपनी में चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, घपले के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सर सोचिए जरा, कंपनी रजिस्टर्ड होते ही 30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर चुनना है। जरा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, अभी अभी हमने एक प्रोविजन पढ़ा, कंपनी रजिस्टर हुई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही, और लॉ मेकर कह रहे हैं इनकॉर्पोरेशन होने के 30 days के अंदर अंदर फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को चुन के लाओ। तो भाई साहब बताइए, पब्लिक कंपनी के केस में क्या शेयर होल्डर्स अभी तक एग्जिस्टेंस में आए हैं? पब्लिक कंपनी के केस की बात कर रही हूं मैं। सर 30 days के अंदर पब्लिक कंपनी तो अभी तक अपना बिजनेस भी शुरू नहीं किया होगा, खाली पब्लिक कंपनी की बात कर रही हूं। कंपनी रजिस्टर होने के 30 days के अंदर पब्लिक कंपनी ने अभी तक अपना बिजनेस भी शुरू नहीं किया होगा, क्योंकि अभी तो उसने IPO निकाला होगा और पब्लिक का रुख देखा होगा अपनी तरफ कि क्या आम आदमी हमारी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार है या नहीं। तो सर अभी तक पब्लिक आई नहीं, शेयर होल्डर्स अभी तक बने नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर को चुनने की जिम्मेदारी हमने किसको दे दी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से आ गए होंगे? शेयर होल्डर्स ही तो डायरेक्टर्स चुनते हैं, और शेयर होल्डर्स तो अभी तक आए नहीं। तो बेटा कंपनीज एक्ट कहता है जनरली जो ये प्रमोटर्स थे ना, जिनका आइडिया था कंपनी बनाने के लिए, जब तक इश्यू सक्सेसफुल नहीं होता, ये प्रमोटर्स ही एज अ डायरेक्टर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये आइडिया ही उनका है, ये कंपनी बनाने का आइडिया ही उनका है। तो कंपनी फॉर्म होते ही जो भी जिम्मेदारी है वो इन डायरेक्टर्स के, इन प्रमोटर्स के हाथ में है। देयरफॉर कंपनी बनने के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो एस्टिमेटेड प्रमोटर्स ही रहे होंगे, जनरली मेजॉरिटी केसेस में प्रमोटर्स ही डायरेक्टर बन जाते हैं क्योंकि आइडिया ही उनका था, तो वो जो डायरेक्टर्स अब बन गए कंपनी फॉर्म होते ही,
कंपनी फॉर्म होते ही अब प्रमोटर का स्टेटस नहीं रहा, वो कंपनी बनने से पहले था। कंपनी फॉर्म होते ही जो भी डायरेक्टर्स अब फाइनली बन के आए, डायरेक्टर्स कौन होते हैं ये सब मेमोरेंडम के अंदर नीचे सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, वहां पे साइन करके लिखा जाता है। तो कंपनी फॉर्म होते ही जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनकी जिम्मेदारी है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 30 डेज के अंदर इस कंपनी के फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को चुन के लाए, क्योंकि आईपीओ आने से पहले इस ऑडिटर का होना जरूरी है। सर आईपीओ में आम जनता से हम पैसे लेने जा रहे हैं, आईपीओ में हम आम जनता से पैसे लेने जा रहे हैं, तो ये बात भी तो एश्योर करनी कि आम जनता तक जो कागजात पहुंच रहे हैं वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अगेन बहुत ज्यादा नहीं बट रफली आइडिया ले लीजिएगा। सर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसके अंदर कंपनी शेयर होल्डर्स को बताती है कि कंपनी का आइडिया क्या है, उसमें कितने पैसे की जरूरत है, उस पैसे को वो आपसे कितनी फेस वैल्यू के शेयर पे लेगी, उस फेस वैल्यू के शेयर का पैसा कब कब आपसे वो डिमांड करेगी और उससे कितने मार्जिन ऑफ प्रॉफिट निकाल के वो आगे आने वाले टाइम में आपको डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में कंपनी के डायरेक्टर्स को लिख के बतानी होगी प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स को, सो दैट इन्वेस्टर्स तय कर सके कि इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं। अब ये डायरेक्टर्स प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन प्रपोज्ड इन्वेस्टर को दे रहे हैं, ये बात कितनी सही है या नहीं है, ये बात ऑडिटर के द्वारा एग्जामिन होनी जरूरी है। देयरफॉर इस कंपनी का फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर पहले ही 30 दिनों के अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए, जहां पे जनरली पब्लिक कंपनी के केस में हो सकता है 30 दिनों के अंदर मेंबर शेयर होल्डर्स ना बने हो, तो वहां पे हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इस ऑडिटर को चुन लेंगे। तो क्या मैम प्राइवेट कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है वो ही तो शेयर होल्डर है, तो वहां पे शेयर होल्डर से अपॉइंट करवा दे ऑडिटर को। बेटा जो शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा लगाया है वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो कॉम्प्लिकेशन क्यों कर रहे हो। सिंपल फॉर्मूला याद रखो कि फर्स्ट ऑडिटर चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, पहले 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करेंगे। प्राइवेट में भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर रहे हो, लेकिन फिर भी लॉ कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होके इस फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। और पब्लिक कंपनी में अभी तक पब्लिक आई नहीं है, देयरफॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट 30 डेज के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे और ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर आईपीओ को पूरा ऑडिट करेगा, आईपीओ को पूरा एग्जामिन करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंटेशंस प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स तक जा रही है वो सही तरह से जा रही है या नहीं। लॉजिकली बात क्लियर हो रही है। चलिए तो देखिए यहाँ पे अब हमने क्या कहा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा चुना जाएगा। कितने दिन के अंदर, कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्ड टू मेक सच अपॉइंटमेंट, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अपॉइंट ना कर पाए तो क्या होगा। तो लॉ मेकर ने कहा इफ बीओडी, ये सारी बातें सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 के अंदर दी गई है। उन्होंने कहा इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स टू मेक सच अपॉइंटमेंट दैट बीओडी अगर अपॉइंटमेंट ना कर पाए तो बीओडी शैल बी लायबल टू इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स का लिटरल मीनिंग होता है शेयर होल्डर्स, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर होल्डर्स वर्ड ना लिख के मेंबर्स लिखा है, बिकॉज अगेन अगर आपने कंपनीज एक्ट क्लियरली पढ़ा हो तो कंपनी में सर जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है बाय 2 वेज, आइदर लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल और लिमिटेड बाय गारंटी। तो जहां पे शेयर कैपिटल है वहां पे शेयर होल्डर्स आते हैं, लेकिन इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी तो वहां कोई शेयर होल्डर्स नहीं होते। तो जहां पे शेयर होल्डर्स हैं वहां पे शेयर होल्डर्स को मेंबर्स कहा जाता है, जहां पे शेयर होल्डर्स नहीं है, उन्होंने गारंटी दी है इन्वेस्टर ने, तो उनको मेंबर्स कहा जाता है। देयरफॉर इन जनरल कंपनीज एक्ट के अंदर शेयर होल्डर्स को हमने ब्रॉडर नाम से मेंशन कर दिया एज मेंबर्स। तो उन्होंने क्या कहा, फिर से पढ़िए, फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी shall be appointed by BOD within 30 days from the date of registration of company, and if BOD fails to make such appointment, then BOD shall inform about this failure to the members of the company. अब BOD ने जो इन्फॉर्मेशन दे दी मेंबर्स को, उसके बाद मेंबर्स क्या करे, तो लॉ मेकर ने फर्दर कहा मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल विद इन 90 डेज
अपॉइंट ऑडिटर एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर ये मेंबर्स कहाँ पे अपॉइंट करेंगे? ऑब्वियसली बात है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में होगा, बिकॉज एनुअल जनरल मीटिंग तो अभी तक हुई नहीं। सर ये फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है, और एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 महीने के अंदर। सर ये फर्स्ट ऑडिटर है और हम फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का हमने टाइम पीरियड अभी क्या देखा था? रिकनेक्ट कीजिएगा बेटा, जल्दी बातें क्लियर होंगी। हमने कहा था कि जब कंपनी बन गई, फॉर्म हो गई, कंपनी ने काम शुरू कर दिया, तो उसके बाद पहली एनुअल जनरल मीटिंग कब होती थी? हमने देखा था पहली एनुअल जनरल मीटिंग होती थी विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अब हम यहाँ पे आके देख रहे हैं, हमने कहा सर यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट ऑडिटर के बेस पे? पहली जनरल मीटिंग जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर होनी है, और अभी तक तो साल खत्म हुआ ही नहीं, हम शुरुआत में ही हैं। तो सर एनुअल जनरल मीटिंग आने का भी मतलब है ही नहीं, अभी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हमें फटाफट से करवानी पड़ेगी, और वहां पे मेंबर्स को बोलना पड़ेगा कि सर प्लीज इस ऑडिटर को आप अपॉइंट कर दीजिए। और यहाँ पे कितना टाइम लिमिट दिया? 90 days। हमेशा याद रखिए फर्स्ट काम होने जा रहा है तो हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, बिकॉज पहली बार है, पहली बार में डायरेक्टर ने फेलियर किया, डायरेक्टर ऑडिटर नहीं चुन पाया, तो सर हमें थोड़ा तो एक्स्ट्रा टाइम दीजिए तैयारी करने का। तो हमें कितना टाइम मिलेगा? 90 days का। तो फटाफट से यहां तक की बात कंक्लूड करते हैं। अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना था, तो फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, बिकॉज शेयर होल्डर्स अभी तक आए नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इस अपॉइंटमेंट की सीट को फिल करना होगा। अगर बीओडी 30 दिन के अंदर इस सीट को फिलअप नहीं कर सकता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटीमेट करना होगा मेंबर्स को कि उन्होंने ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया है, और मेंबर्स को इंटीमेशन मिलने के 90 days के अंदर, 90 days के अंदर मेंबर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड करके वहां पे इस अपॉइंटमेंट को फिल करना होगा, इस जगह को भरना होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा। और जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट होगा उसकी टेन्योर क्या रहेगी, वो कब तक यहाँ पे रहेगा? तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 ने कहा कि सर उनकी टेन्योर रहेगी फर्स्ट जनरल मीटिंग की कंक्लूजन तक। यानी इट्स समथिंग लाइक, बहुत सिंपल सी बात है, जरा दिमाग में बैठाइएगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए देखिएगा। मान लीजिए कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला 5 अक्टूबर 2021 को। इस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फर्स्ट ऑडिटर को चुनना है। 5 अक्टूबर से 30 दिन कहाँ पे पूरे होंगे? 4 नवंबर को। फिंगर्स पे आप काउंट कर सकते हैं, नहीं तो रफ में लिखिएगा, जहां दिन का आएगा। छोटे छोटे केस स्टडीज भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी ये बातें पूछी जा सकती है। बी वेरी स्पेसिफिक विद डेट्स। अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में 31 दिन का महीना होता है, 31 में से 5 गए, दैट कम्स टू 26 days। 30 days के लिए हमें 4 दिन और चाहिए, यानी 4 नवंबर को 30 दिन पूरे हो रहे हैं। 4 नवंबर तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड मीटिंग में चुनना है। अब मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4 नवंबर तक बोर्ड मीटिंग की और फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, तो अब ये फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कब से कब तक रहेगा? मान लो बोर्ड मीटिंग रही ऑन 31 अक्टूबर 2021, विद इन दी टाइम लिमिट रही है सर, 4 नवंबर से पहले पहले रही है, वैलिड है। बोर्ड मीटिंग 31 अक्टूबर को थी, फर्स्ट ऑडिटर आ गया। अब सवाल ये उठता है इसका टेन्योर क्या रहेगा? टेन्योर का मतलब इसको कब तक का काम देखना है, तो लॉ मेकर कहता है इसको फर्स्ट एजीएम तक का टाइम दिया जाएगा। और फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट क्या है सर? जिस किसी साल काम शुरू हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर था, 5 अक्टूबर 2021 से काम शुरू हुआ। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो भले ही साल के बीच में काम शुरू हुआ, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 को, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 है। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 में, तो उसके अगले 9 महीने के अंदर फर्स्ट एजीएम कंडक्ट होनी है। यानी फर्स्ट एजीएम कब तक कंडक्ट होनी है? 31 दिसंबर 2022 तक। मान लो फर्स्ट एजीएम कंडक्ट हुई ऑन 11 नवंबर 2022, 11 नवंबर 2022 को फर्स्ट एजीएम हुई, तो फर्स्ट एजीएम जब कंक्लूड हुई तब तक का टेन्योर इसका है।
इसके बाद या तो ये रिटायर होके हट जाएगा या ये आगे कंटिन्यू कर सकता है एज पर दी अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, वट एवर द केस में भी, लेकिन एज अ फर्स्ट ऑडिटर इसका 11 नवंबर 2022 को टेन्योर ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये दोबारा चुन के आ सकता है या नहीं, उसके प्रोविजन को हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा। हाउएवर अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देती कि बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्ड टू मेक सच अपॉइंटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 दिन में अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था 5 अक्टूबर को, 4 नवंबर को बोर्ड मीटिंग होनी थी 4 नवंबर तक, और इस बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स को फर्स्ट ऑडिटर चुनना था, लेकिन डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर नहीं चुन पाए, तो अब क्या होगा? तो लॉ मेकर ने कहा इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स देन डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, मेंबर्स को इंटीमेट करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। लेट्स से डायरेक्टर्स ने मेंबर्स को इन्फॉर्म किया 7 नवंबर 2021 को, अभी तक इंटीमेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कंपनीज एक्ट में, बस उन्होंने बोला है कि अगर आप ना कर पाए अपॉइंट तो आपको इंटीमेशन देना होगा। लेट्स से 4 नवंबर की डेट निकल गई, अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, तो फटाफट उन्होंने 2-3 दिन के अंदर 7 नवंबर तक इंटीमेशन दे दिया। फर्दर लॉ मेकर कह रहा है जिस दिन इंटीमेशन मिला उस इंटीमेशन के 90 दिन के अंदर अंदर अब मेंबर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करके अपॉइंटमेंट करना होगा। यानी इंटीमेशन हुआ 7 नवंबर को, यहां से 90 दिन गिनिए, क्विकली साथ साथ निकालना शुरू कीजिएगा। नवंबर में कितने दिन थे सर? नवंबर में 30 दिन होते हैं, उसमें से 7 दिन निकल गए, यहाँ पे बचे 23 दिन। दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जनवरी में 31 दिन। फरवरी में सर हमें 90 दिन के अंदर अंदर मीटिंग करनी है, ईजीएम करना है, तो सर 6 दिन बचेंगे तो हमारे पूरे 90 हो जाएंगे, यानी 6 फरवरी 2022 तक हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करके फर्स्ट ऑडिटर को मेंबर्स द्वारा चुनवाना होगा। मैम ये जो 90 डेज गिनेंगे इंटीमेशन की डेट से, उसमें क्या इंटीमेशन की डेट को नहीं गिनना बेटा? जनरली जब लॉ में लिखा होता है विद इन 90 डेज फ्रॉम सो एंड सो डेट, अब मान लीजिए यहाँ पे है कि विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, तो जिस डेट से 90 दिन गिने जा रहे हैं, यानी इंटीमेशन की डेट से 90 डेज गिने जा रहे हैं, उस डेट को हम 90 में इंक्लूड नहीं करते, यानी 7 तारीख को हटा के 8 तारीख से हम 90 दिन गिनेंगे। तो नवंबर 30 दिन का महीना होता है, उसमें से 7 तारीख तक हटा दीजिए, 23 दिन बनेंगे एंड अकॉर्डिंगली 90 डेज आके कंक्लूड होंगे 6 फरवरी को। तो 6 फरवरी तक मेंबर्स को डायरेक्टर्स के साथ जिम्मेदारी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा के फर्स्ट ऑडिटर को चुनना। और इस फर्स्ट ऑडिटर का भी टेन्योर कब तक रहेगा? सेम बात है, जो भी फर्स्ट ऑडिटर चुन के आया उसका टेन्योर फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक रहेगा। और फर्स्ट एजीएम का क्या है टाइम लिमिट? सर फर्स्ट एजीएम 9 मंथ्स के अंदर अंदर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर कंडक्ट हो जानी चाहिए। मान लीजिए सेम हमने 11 नवंबर 2022 को फर्स्ट एजीएम की, तो जिस दिन ये एजीएम कंक्लूड हुई उस दिन तक का टेन्योर फर्स्ट ऑडिटर का रहेगा। ध्यान रखिए दिन कहां से कहां गिने जा रहे हैं, इस पे प्रॉपरली एग्जाम में केस स्टडीज आ सकती हैं। ठीक है, तो टेन्योर की डेट हम यहां से देखेंगे, जिस किसी दिन अपॉइंट हुआ था उससे लेके उसका टेन्योर कहां तक बनता है, ये एक अलग बात है। एजीएम की डेट हम देखते हैं एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, ये एक अलग बात है। रजिस्ट्रेशन की डिटेल हमारी अलग डेट होती है। बीओडी का विद इन 30 डेज हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से देखेंगे, ये अलग बात है। इज दैट क्लियर? और जो 90 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा मेंबर्स को अपॉइंटमेंट का, वो इंटीमेशन की डेट से देखेंगे, ये एक अलग डेट है। इसको ब्रेकअप करके अच्छे से समझिएगा। यहाँ तक की बात क्लियर? तो एक बार आप ध्यान रखिए, चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, टिल दी कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, पहली एजीएम जब कंक्लूड होगी तब तक का टेन्योर हमारा रहता है। तो आइए फटाफट यहाँ तक की बात कंक्लूड करते हैं। हमने कहा सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 के अंदर कि अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी लायबल
to appoint first auditor within 30 days from the date of registration of the company. और अगर 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते तो दे शैल बी लायबल टू इंटीमेट मेंबर्स, और मेंबर्स को इंटीमेशन मिलने के विदिन 90 डेज के अंदर मेंबर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में इस फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा। और जो भी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होके आएगा, चाहे उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया हो या ईजीएम के अंदर मेंबर्स ने अपॉइंट किया हो, उसका टेन्योर अगली यानी जो अगले साल की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो फर्स्ट एजीएम आएगी, उस फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक का उसका टेन्योर होगा। उसके बाद शेयर होल्डर्स चाहे तो उसे रीअपॉइंट करें या वट एवर दी केस में भी, उसको हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल फर्स्ट ऑडिटर का ऑफिस कब तक चलेगा? जिस दिन से वो अपॉइंट हुआ है डायरेक्टर्स या मेंबर्स द्वारा, तब से लेके फर्स्ट एजीएम तक के बीच का उसका ऑफिस होगा। इस दौरान कंपनी के अंदर जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, उसके ऑडिट की जिम्मेदारी इस फर्स्ट ऑडिटर की रहेगी। ठीक है। देन नेक्स्टली बात कर रहा है सेक्शन 139 सब सेक्शन 7, जो गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर एक सेपरेट सरकारी ऑफिस बनाया हुआ है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम सीएजी भी कहते हैं। इस सीएजी की जिम्मेदारी होगी गवर्नमेंट कंपनी के सारे अकाउंट्स को ऑडिट करने की। सीएजी कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये अपने आप में एक ऑफिस है। ये ऑफिस किताबों में साइन करता है, अपनी सील लगाता है ऑडिट की। हाँ, क्योंकि ये ऑफिस अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसके अंदर से ऑफिस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ मेंबर्स को या टीम को बाहर भेजता है गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिटिंग के लिए। ठीक है। अब पहली प्रायोरिटी सर, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट में पहली प्रायोरिटी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो फेल हो गए, तो सेकंड थी मेंबर्स की। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी पहली प्रायोरिटी है सीएजी की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सर बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के अंदर ही बैठा है, तो उससे हमने टाइम लिमिट कम दिया 30 दिन। लेकिन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने तो दुनिया भर की जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है उन सबका ऑडिट करना है। तो सर अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है सीएजी के लिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए, कि वो फटाफट छोटे छोटे टाइम के अंदर सबका अपॉइंटमेंट करे। तो उसे हमने डबल ऑफ द टाइम दे दिया। हमने कहा 30 दिन के बजाय भाई साहब आप 60 डेज का टाइम लीजिए। 60 डेज जब कंपनी रजिस्टर हो उसके अगले 60 दिन के अंदर एक फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर दीजिए। तो मैम एट अ टाइम बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी एस्टैब्लिश हो सकती है, तो सीएजी क्या सब में भेजेगा? यस बेटा, सीएजी कोई इंडिविजुअल नहीं है, सीएजी एक ऑफिस है। अगर एट अ टाइम 50 गवर्नमेंट कंपनी एस्टैब्लिश हो रही है, रजिस्टर्ड हो रहा है एक पर्टिकुलर डे पे, और उसके 60 दिन एक ही पर्टिकुलर पीरियड में आ रहे हैं, तो सीएजी को अलग अलग बंदों को एज ए फर्स्ट ऑडिटर वहां पे अपॉइंट करने के लिए भेजना होगा। इज दैट क्लियर? तो विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, वहां पे नॉन गवर्नमेंट में 30 डेज था, गवर्नमेंट के अंदर 60 डेज हो गया। रजिस्ट्रेशन के अंदर हम यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेंगे। सेकंड रैंकिंग, इफ सीएजी फेल्स टू अपॉइंट, अगर सीएजी पहले 60 दिनों के अंदर, कंपनी रजिस्टर होने के 60 दिनों के अंदर ये जगह नहीं भरता, फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करता, देन बीओडी शैल अपॉइंट सच ऑडिटर इन नेक्स्ट 30 डेज। अब वो ऊपर वाली चेन यहाँ पे आ गई। बीओडी की फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप वो फर्स्ट ऑडिटर को चुने, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी भले ही है लेकिन सीएजी ने अपना एक्शन प्लान नहीं लिया, उनको 60 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना था, उसको नहीं किया। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बीओडी को हमने कितना टाइम दिया है? नॉन गवर्नमेंट के केस में भी 30 डेज का टाइम लिमिट था, गवर्नमेंट के केस में भी हम 30 डेज का टाइम लिमिट देंगे कि अब आप 30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करो। ठीक है। लेकिन ये 30 दिन कहाँ से गिने जाएंगे? नेक्स्ट 30 डेज, यानी वो 60 डेज खत्म होने के बाद से अगले 30 दिनों के अंदर बीओडी को ये जगह भरनी होगी। देन नेक्स्टली वो क्या कह रहा है? इफ बीओडी फेल्स टू अपॉइंट इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स। अगर थर्ड कैटेगरी आ गई, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी ये जगह नहीं भरी, तो सर सेम वही पिछली बार की तरह आ जाएगा, 139 सबसेक्शन 6 की तरह। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स को इन्फॉर्म करना होगा, एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल विद इन 60 डेज अपॉइंट सच ऑडिटर एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा? 60 दिन के अंदर। सर पहले वाले केस में 90 डेज थे, लेकिन यहाँ दूसरे वाले केस में 60 दिन है। मैम क्यों? फर्स्ट ही तो है।
बेटा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि पहले ही 60 दिन ले गया CAG, फिर 30 दिन और ले गए BOD। अब अगर हम इसको 90 और कर देंगे तो सर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, जिस टाइम पे कोई भी ऑडिटर नहीं होगा, जहां पे गड़बड़े मैनिपुलेशंस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने टाइम लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर दी। एक बार फटाफट से जरा रिकैप करेंगे मेरे साथ, हमने क्या टाइम लिमिट रिस्ट्रिक्ट की। 139 सबसेक्शन 6 के अंदर, 139 सबसेक्शन 6 के अंदर हमने कहा था कि BOD एक पर्टिकुलर पोजीशन पे विद इन 30 डेज नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। विद इन 30 डेज कब से थे? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से। अगर BOD फेल्स होंगे तो मेंबर को बताना होगा, और मेंबर को कितने दिन के अंदर अपॉइंटमेंट करनी होगी? विद इन 90 डेज। ठीक है। फिर 139 सबसेक्शन 7 ने कहा कि भाई गवर्नमेंट कंपनी है अगर, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहले CAG के पास पावर होगी। CAG को कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा? विद इन 60 डेज। कब से? सेम रजिस्ट्रेशन के रेट से। CAG नहीं कर पाया तो BOD को हमने उतना ही टाइम दे दिया, विद इन 30 डेज। अगर वो 30 डेज में BOD भी नहीं कर पाया तो वो मेंबर्स को बताएगा, और मेंबर्स को कितना टाइम लिमिट दे दिया? विद इन 60 डेज। यानी फर्क क्या है? ये 30 सेम है, बाकी यहाँ पे चेंज आ गया, 90 का 60 हो गया, और यहाँ पे CAG का कोई टाइम लिमिट नहीं था, यहाँ पे 60 डेज हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, तो क्विकली ये डेट याद रखिएगा, 30 डेज, 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज, 60 डेज, एंड फाइनली दोनों का टेन्योर ही कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। पहली AGM में जाके, कंक्लूजन वर्ड क्यों बोला है? पहली AGM में जाके इस फर्स्ट ऑडिटर को सर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है, जो ऑर्डिनरी बिजनेस था। तो फर्स्ट AGM में जाके इस फर्स्ट ऑडिटर को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करनी होगी, और फाइनली जब वो AGM कंक्लूड हो जाएगी, इस ऑडिटर की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो क्विकली इस बात को यहां तक रिकैप कीजिए। चलिए, हमने देखा सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसमें हम अभी खाली सिर्फ फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में आज हमने देखा। फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए सेक्शन क्या है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में 139 सबसेक्शन 6 एंड गवर्नमेंट कंपनी के केस में 139 सबसेक्शन 7। देन नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अपॉइंटिंग एजेंसी कौन होगी? सर पहली प्रायोरिटी BOD की रहेगी। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अगर BOD विद इन 30 डेज अपॉइंटमेंट नहीं करती तो फिर वो क्या करेगी? वो इन्फॉर्म करेगी मेंबर्स को, और मेंबर्स को विद इन 90 डेज अपॉइंटमेंट करनी होगी अंडर EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इनका टेन्योर कब तक चलेगा? सर टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ first AGM. This is all about section 139 subsection 6. फिर फॉर गवर्नमेंट कंपनी है तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 क्या कहेगा? CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसका अपॉइंटमेंट करेगी कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर CAG अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया तो कौन करेगा? BOD। कितने दिन के अंदर? विद इन नेक्स्ट 30 डेज। लेकिन अगर BOD भी नहीं कर पाया तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा, और मेंबर्स को कितने दिन की अपॉइंटमेंट करनी होगी? मेंबर्स विल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डेज इन EGM। और अगेन इसका टेन्योर भी कब तक रहेगा? सेम, टिल द conclusion of first AGM. This is all about section 139 subsection 6 and section 139 subsection 7, where we have checked or concluded the process of appointment of first auditor. ठीक है, यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। तो यहाँ तक की बात को नेक्स्ट क्लास तक आप रिवाइज करके बैठेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देखेंगे। सो टिल नेक्स्ट क्लास, thank you and God bless you all. Bye bye.